गाय का भैंस का सबका मांस खिलाया गया। इवन 4-4 जानबूझ के घर में वेजिटेबल फ्रूट कुछ नहीं होते थे। मैं 4-4 5-5 दिन तक भूखी पड़ी रहती थी और जब खाने के नाम पे तो जबरदस्ती मेरे हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती मुंह में ठूसा जाता था कि ये खा। क्या खिलाते थे आप? गाय का भैंस का इन सब का मीट आता था इसके घर में, और किसी चीज का नहीं आता इन लोगों के यहाँ पे। इसको नमाज पढ़वाओ, इसको कलमे पढ़वाओ, और मेरी बकायदा वीडियो बनवाता था अपने बच्चों से, जो कि मैंने खुद इसके मोबाइल में देखी, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था, फ़ोन ही नहीं होता था मेरे पास तो। और जब मैं चेक करती थी व्हाट्सएप पे तो इसकी पता चलता था कि ऊपर से इसके बच्चों के नंबर से वो वीडियो सेंड की गई, जब वो ज़बरदस्ती मेरे को करवाते थे, कहते थे मैडम पढ़ लो, खड़े हो जाओ, नहीं तो पापा आ गए तो और मारेंगे तुमको। और ये आदमी सभी को हिंदू ही बन के रिप्रेजेंट करता है कि आई एम बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी, माई सेल्फ इज़ गुड्डू चौधरी। इसका रियल नेम इरशाद अली खान है, जो किसी को भी नहीं पता, मोस्टली नहीं पता। और ये ज़्यादातर अपने आप को बिल्कुल हिंदू रिप्रेजेंट करता है। इसके मदर टंग में हर चीज़ में कहीं से भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये मुस्लिम है। और ये ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूं तो सरकार लगातार लव जिहाद के मामलों में सख्त है और सख्ती से ऐसे मामलों को पेश हो रहे हैं, उनको देख रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से ही लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिनकी पीड़िता मेरे साथ खुद है। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनको लव जिहाद के इस मामले में फंसाया गया। मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू नाम अपना बताकर उनसे शादी करी और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनसे बातचीत करते हैं। पीड़िता हैं, बहुत ज़्यादा चोट इनको आई है, इन्हीं के पास आज आप आए हैं। और लगातार जिस तरीके से लव जिहाद के मामले अभी भी निकल कर आ रहे हैं, उस पर ये एक बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से ये मेरे सामने बैठी हैं पीड़िता, इनका हाथ में चोट है, इनके पैर में चोट है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी, आपके साथ किस तरीके से किस व्यक्ति ने ये लव जिहाद का जो मामला है ये किया है? गुड्डू चौधरी नाम का एडवोकेट है, कहने के लिए वो वकील भी नहीं है, उसकी डिग्री भी फर्जी थी, जो मुझे बाद में पता चला। और ये आदमी सभी को हिंदू ही बन के रिप्रेजेंट करता है कि आई एम बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी, माई सेल्फ इज़ गुड्डू चौधरी। इसका रियल नेम इरशाद अली खान है, जो किसी को भी नहीं पता, मोस्टली नहीं पता। और ये ज़्यादातर अपने आप को बिल्कुल हिंदू रिप्रेजेंट करता है। इसके मदर टंग में हर चीज़ में कहीं से भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये मुस्लिम है। और ये ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता है, क्योंकि अब से पहले भी इसके साथ बहुत सारे इसके पास ऊपर मैटर थे, जो मुझे पता चला बाद में। मेरी मुलाकात इससे कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई थी, जहाँ इसने मेरे को अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया। मैंने इसे पूछा कि चौधरी की जाट हो, मतलब नॉर्मल ऐसी पूछा, जैसे कोई कास्टिज्म का कुछ नहीं। तो उसने बोला नहीं मैं राजपूत हूँ। मैंने बोला कि चौधरी में कब से होने लगे? बोला नहीं मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अपने काम के लिए मैं चली गई, जिस वजह से मैं आई हुई थी बुक्स के, उसमें मैं लॉ इंटर्न थी। तो फिर ये पीछे पीछे आया ज़बरदस्ती कि मैं आपको छोड़ दूं। बहुत ज़्यादा हम्बल काइंड नेचर का होके दिखा रहा था कि ठीक है कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मदद कर दूंगा, कि ठीक है आप यहाँ पे नए हो, पता नहीं है आपको किसी चीज़ का। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बोला नहीं नहीं ठीक है। तो ज़बरदस्ती इसने रिक्शा करवाया, मैं चली गई। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मेरी इससे जान पहचान हुई, बातचीत हुई, पता चला इसके बारे में। लगभग कितने साल पहले ये मामला हुआ है? कब आपकी मुलाकात हुई थी? गुड्डू चौधरी जो नाम बता रहे हैं, उनका पूरा क्या नाम बताया आपने? गुड्डू चौधरी उर्फ इरशाद अली खान। इरशाद अली खान। हाँ जी। इरशाद अली से आपकी कब मुलाकात हुई थी? 1 सितंबर 2011 को हुई थी, कड़कड़डूमा कोर्ट में। मैं लॉ की बुक्स के लिए गई हुई थी और मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंची थी। मैं पहली बार कोर्ट में मैंने पैर रखा था, मुझे नहीं पता था कि कोर्ट की टाइमिंग्स क्या होती हैं खुलने की, उसके अंदर की कंपाउंड की। मैं बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरे को ये मेन फैसिलिटेशन काउंटर पर मिला था, खड़ा हुआ। तो क्या गुड्डू चौधरी, इरशाद अली जो आप बता रहे हैं, उसने आपसे शादी करी? उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से? और आज ये लगभग कई सालों बाद आज सामने आई हैं, आप पूरी बात बता रही हैं। इस बीच क्या हुआ? आपकी शादी उससे हुई या फिर वो शादी का झांसा देकर आपको प्रताड़ित करते रहे? मतलब क्या था पूरा मामला? मेरी इससे शादी होने के बाद पता चला मुझे कि ये आदमी मुसलमान है। जब मैं इसके घर में आई, जब ये मैं शादी करके इसके घर में आई, जीने पे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए थे इसकी बीवी, इसके 3 बच्चे। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि नॉर्मल कि कोई रेंट पे रहता होगा या कोई जैसे और भी जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। तो जब मैं ऊपर गई, ये भी साथ आया, तो इसकी बीवी चिल्ला के कहती है कि नोएडा गया था ना तू, तो मतलब इसका कॉलर वॉलर पकड़े बदतमीज़ी करने लगी, तू तो नोएडा गया था, फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा था, ये वो।
तो मैंने कहा ये मैटर क्या है, तो कहते क्या है तुझे नहीं पता कि मैं इसकी वाइफ हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता कुछ भी। तो तब मुझे पता चला कि ये मैरिड है, इसके 3 बच्चे हैं, और तभी पता चला कि ये मुस्लिम है। आपकी मुलाकात 2011 में हुई, शादी कब हुई? 2015 में, 4 जनवरी 2015 में। जी। तो यानी कि 3-4 साल किस तरीके से आप लोग रहे? क्या वो आपको कुछ बताता था या फिर वो झांसे में फंसा के रखता था? किस तरीके से 3-4 साल का जो पीरियड था ये रहा? मैं जैसे कोर्ट आती थी, अपने काम से आई, मिल ली, या ये जैसे तीसरा रिपोर्ट आया तो मिल लिया, इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई। उसके बाद फिर 2012 में इसने मेरे को बताया कि मैं यहाँ यमुना विहार रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन ये धोखे से मुझे अपने घर ले गया, करदमपुरी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये करदमपुरी में रहता है और यही इसका घर है, जो कि मेरे को शादी के बाद पता चला था। वहाँ ले गया कि ऐसी बहाने से कि चलते हैं, बैठते हैं, कि बुला रखा है किसी को, कि फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ ले जा करके इसने, पूरा घर खाली था, वहाँ ले जा करके इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाए, इंटीमेट हुआ और मेरी न्यूड फ़ोटोज़ ली, और फिर मेरे को ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया 2012 में। मैंने कोर्ट आना भी बंद कर दिया। इस बीच सारी चीज़ें, इधर घर वाले मेरी शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, बोल रहे थे, क्योंकि शादी की एज थी मेरी, तो ये मुझे नहीं करने दे रहा था। मैंने कहा तेरे को प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही, तू अपने घर रह, मैं अपने, मतलब बहुत समझाया, ये नहीं माना कि मैं सोशली वायरल कर दूंगा, तेरी शादी नहीं होने दूंगा, बहुत सार, मतलब समझ सकते हो। तो फिर और ये सारी चीज़ें मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाई कि मेरे साथ ये सारी दुर्घटना घट चुकी है, और ये सब एक इज्जत की वजह से, समाज की वजह से, कि मम्मी पापा कहेंगे हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो तुमने कैसे, तुमने भरोसा किया, और क्यों तुम किसी के साथ, अनजान आदमी के साथ ऐसे तुम चले गए। बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं उस टाइम इतने ट्रॉमा में थी, तो ना चाहते हुए मैंने ये शादी करी ज़बरदस्ती, इसके प्रेशर में, क्योंकि ये कहीं नहीं होने दे रहा था, इतना ज़्यादा था। मैं उस टाइम का पीरियड भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि शायद अगर कर लिया होता तो आज ये चीज़ नहीं होती। इस तरीके से मेरी शादी हुई है। जब मुझे उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो पता चलता है कि ये शादीशुदा है और ये मैरिड है, और मेरे फैमिली वालों को भी कुछ नहीं पता था कि ये मुसलमान है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था उनको भी। जो शादी आपसे की वो हिंदू रीति रिवाज से की? किस तरीके से शादी की? सनातन धर्म मंदिर में जाके शादी की या फिर कहीं मंदिर में 7 फेरे ऐसे ले लिए, इस तरीके से शादी की? हिंदू रिचुअल से हुई थी। एक छोटा सा ऐसी हॉल घर वालों ने बुक कर लिया था वहाँ पे, कि ठीक है, एक फॉर्मेलिटी थी कि ठीक है कर देंगे, तो इस तरीके से शादी हुई थी। आपके माता पिता भी शादी में शामिल थे क्या? जी, वो शामिल थे शादी में। यानी कि आपको और आपके पूरे परिवार को इसने अपने झांसे में ले लिया? हाँ, पूरे परिवार को ले रखा था झांसे में, और मेरे साथ जो चीज़ें घट रही थी मैं वो चीज़ें नहीं बता पा रही थी, और घर वालों को भी उस चीज़ का आभास नहीं था। हालांकि वो नाराज़ थे बहुत ज़्यादा, वो भी इस शादी के खिलाफ थे, वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये था कि ठीक है कि कर दो, जब ये नहीं मान रही है तो, नहीं तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अगर इसने भाग के शादी कर ली है, यहाँ से चली गई, तो हम समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सिर्फ इस इज्जत की वजह से आज चीज़ें यहाँ तक आ गई। 2015 में शादी हुई? हाँ जी, 4 जनवरी। क्या होना शुरू हो गया? उसके बाद जब मैं इससे मिली, जब पता चला, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए, तो घंटा 1.5 घंटा, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, मैं नहीं समझ पाई। जब जैसे मैंने इससे पूछना शुरू करा, लाउड हुई, हमारे बीच में लड़ाई होने लगी, बहुत ज़्यादा गाली गलौच होने लगा। तो उसके बाद इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मारपिटाई करने लगा, करा, और इसने मेरे को कमरे में बंद कर दिया। पहले दिन से ही? हाँ, उसी दिन से, क्योंकि मैं निकलने की कोशिश कर रही थी, ऐसे होने लगी मारपिटाई इस तरीके से, तो इसने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और इसके 20 बच्चे चुपचाप ऊपर चले गए। इवन इसकी एंटायर फैमिली में, इसके भाई, इसके 2 भाई वहाँ रहते हैं, इसके भतीजे, पड़ोसी, कोई भी निकल के नहीं आया। इवन एक जॉइंट, कहने के लिए कि हम न्यूक्लियर रहते हैं, लेकिन पूरी जॉइंट फैमिली है। कोई भी बात होती है तो ये अपने बड़े भाई इन सबके पूछे बिना नहीं करता। आज इसकी 20 बच्चों की शय की वजह से, इसके भाइयों की शय की वजह से आज मेरी ये हालत है। तो क्या कभी, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मुस्लिम है, तो आपको कभी उसने कहा कि भाई धर्म अपनाओ हमारा, मुस्लिम बन जाओ आप, या फिर नमाज पढ़ो, या इस तरीके की जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आपको भी कभी प्रेशर किया गया? और ये आपके हाथ में और पैर में ये चोट कैसे आई? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता था, किया नहीं जाता था। मेरे साथ बहुत ही ब्रूटलिटी के साथ फिजिकली, सेक्सुअली असॉल्ट होता था, नेचुरल एंड अननेचुरल तरीके से इंटीमेट होता था। बहुत ज़्यादा गंद मचाता था, मैं वो गंद आपको शब्दों में भी नहीं बयान कर सकती। और फिर उसके बाद अपनी बीवी को कॉल करके कहता था कि जा इसको ऊपर ले जा और इसको नमाज़ पढ़वाओ, इसको कलमे पढ़वाओ, और मेरी बाकायदा वीडियो बनवाता था अपने बच्चों से, जो कि मैंने खुद इसके मोबाइल में देखी, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था, फ़ोन ही नहीं होता था मेरे पास तो। और जब मैं चेक करती थी व्हाट्सएप पे, तो इसकी पता चलता था कि ऊपर से इसके बच्चों के नंबर से वो वीडियो सेंड की गई, जब वो ज़बरदस्ती मेरे को करवाते थे, कहते थे मैडम पढ़ लो, खड़े हो जाओ, नहीं तो पापा आ गए तो और मारेंगे तुमको।
और जब भी कहते थे कि जब भी पापा को आप फ़ोन करो ना, जब वो आपको फ़ोन करे तो बोलना कि सलाम करना उनको। और मुझे करना पड़ता था और वो रिकॉर्डिंग में रखता था और सबको दिखाता था कि देखो मैंने कैसे हिंदू की लड़की को, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की को, देखो मैंने कैसे मुसलमान तो बनाया बनाया, साथ में मैंने उसको अपना गुलाम बना दिया, स्लेव है वो मेरी। और जब जब और ये अब से ही नहीं, मैं पिछले 2015 से जब से पता चला तभी से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं बता 100 नंबर की कॉल होती, सब कुछ होता, लेकिन वही ये थ्रेट दे करके कि तेरे भाइयों को मार दूंगा, तेरी बहन का रिश्ता के साथ गलत करवा दूंगा, उनको भेज के, उसकी शादी होगी उसे मंडप से उठवा लूंगा, ये करा लूंगा, इतनी धमकियां दे दे करके तो मुझे हार के वापस दोबारा से मुझे वापस जाना पड़ता, मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ती थी इसके खिलाफ। पहले बीच में भी 1-2 बार वहां से हटने की कोशिश करी। 2017 में मैं इसके भाई के पास गई थी, बोला सारी चीज़ों को लेकर के, तो उसका बड़ा भाई जो वकील है वो कहता हाँ कोई बात नहीं, चीज़ें हम देख लेंगे, अभी इतनी जल्दी तो होंगी नहीं, अभी तुम घर जाओ। मैं रोती हुई घर जा रही थी, मैंने बोला कि वो ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहा है कि जब तेरे भाई मर जाएंगे तो हमें बुला लियो। मतलब भाई मर जाएंगे मतलब तब तुम मेरे घर आएगा, उससे पहले कोई मैटर नहीं किसी भी चीज़ का। अरे तुम्हारे बच्चे के ऊपर अगर कोई खरोच आती है तब तुम्हें पता चले। और अननेसेसरी मेरे भाई मेरी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ती, थाने से मुझे जाना पड़ता वहाँ से इसके साथ। और फिर उसके बाद मैं इसकी सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली, इन सब चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से शिकार होती मैं बता नहीं सकती। मेरी रिलीजियस चीज़ों को हर्ट किया गया, मुझे गाय का भैंस का सबका मांस खिलाया गया, इवन 4-4 जानबूझ के घर में वेजिटेबल फ्रूट कुछ नहीं होते थे। मैं 4-4 5-5 दिन तक भूखी पड़ी रहती थी, और जब खाने के नाम पे तो ज़बरदस्ती मेरे हाथ पैर पकड़ के ज़बरदस्ती मुंह में ठूसा जाता था कि ये खा। क्या खिलाते थे आप? गाय का भैंस का इन सब का मीट आता था इसके घर में, और किसी चीज़ का नहीं आता इन लोगों के यहाँ पे। यानी आपको जबरदस्ती वो बीफ खिलाया जाता था? और ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाई जाती थी। इसके मोबाइल में वीडियोज हैं वो। और जब मैंने अभी लास्ट मई में इसके खिलाफ, इसकी फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट करी, कड़कड़डूमा बार में मैंने कंप्लेंट दी थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने कंप्लेंट दी, थाना ज्योति नगर में भी दी। जब कोई एक्शन नहीं हुआ फिर मैंने डीसीपी को कंप्लेंट दी। जब इसे पता चला, मैंने बहुत ही साइलेंट तरीके से भिजवाई स्पीड पोस्ट के जरिए। जब पता चला इसको तो फिर ये बहुत ज़बरदस्ती मुझे ले गया, मैंने कंप्लेंट वापस करवाई। उसके बाद फिर मई से लेकर के और ये आज तक का टाइम है, जो इसने हैवानियत और जानवरपना मेरे साथ दिखाया, मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है इसने मुझे। ये जो हाथ पैर में आपके चोट है, ये कब चोट लगी है, कब ये चोट मेरी मई से और अगस्त तक की चोट है, जो कि मेरे को ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। मुझे मार पीट के डाल दिया जाता था कमरे में, सच में। बाहर दोनों दरवाजों पे ताले होते थे, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं होता था, और नज़र रखने के लिए कहा जाता था। इसके भी बच्चे मुझ पर बराबर नज़र बनाए रखते थे, और कैमरा इसके ऑफिस में चालू लगे हुए हैं, और वो कैमरे से अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर रखे कि कहीं मैं ऐसा ना हो गलती से दरवाज़ा खुला रह जाए और मैं भाग जाऊँ यहाँ से। रात को दरवाजों में ताले लगा के चाबी छुपा करके सोता था। अब तो इतने साल रही, क्या नाम बताया आपने उनका? इरशाद अली खान गुड्डू चौधरी। इरशाद अली के साथ आप बोल रही हैं कितने दिन रही? क्या इरशाद अली की और कोई एक्टिविटी ऐसी आपको नज़र आई कि भाई वो आप ही को उसने हिंदू लड़की को फंसाया, या फिर और भी वो इस तरीके की कोई घटना पहले कर चुका है, या फिर इस तरीके का कोई आपको जानकारी है कि भाई हिंदुओं को, उसका एक टारगेट था कि हिंदू लड़कियों को फंसाना? हाँ, मैंने वहाँ पे रह करके इन चीज़ों का पता लगाया। इसके ऊपर इसकी जो अपनी पहली शादी है वो भी लव मैरिज है, तबस्सुम नाम की लेडी से। उनके फादर का नाम है अब्दुल्ला, इनके फादर एक्सपायर हो गए, ये मेवात से हैं। जब पता चला कि इसकी अपनी शादी से पहले भी किसी एक लड़की से अफेयर था, वो भी हिंदू थी, अन्नू नाम की लड़की से, उसका भी इसने रेप करा। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो उससे कंप्लेनेंट को हॉस्टाइल कराया गया कि भाई हम तेरी से शादी कराएंगे। और पता चलता है कि लास्ट में इन्होंने उस कंप्लेनेंट को मतलब कि इसे गुड्डू को साइड करके, लड़के को साइड करके, दूसरे लड़के को बिठा के उसकी उससे शादी करवा दी। इतना बड़ा धोखा करा है। और इसका मुकदमा, ये जो रेप केस है, मैटर है, ये ईस्ट कृष्णा नगर में रजिस्टर्ड है। वहाँ से रेप का हुआ था। और इस लड़की की जो किडनैपिंग का केस हुआ था वो था थाना सीमापुरी से। अब इन दोनों चीज़ों में क्या कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब फाइल खुद ने देखी थी, वो एप्लीकेशन पड़ी थी 363 और 68 की किडनैपिंग वाली, और उसमें वकालतनामा साइन था, अंडर सेक्शन थे इसके स्टेट वसीर इरशाद अली खान उर्फ गुड्डू चौधरी, इस तरीके से करके थाना ये कृष्णा नगर अंडर सेक्शन 376। मुझे एफआईआर नंबर इस टाइम नहीं याद है। और ये मैटर जो है, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, ये 2000 के लगभग का मैटर है, क्योंकि इसकी शादी से पहले का हुआ था। और इसकी जो पहली शादी थी वो 2002 में हुई थी, और ये 28 दिन में बाहर आ गया था। और उसके बाद फिर इसने मेरे आने से पहले एक लड़की और थी, वीना रानी उर्फ मीनू, उस लड़की का कोई मैटर है था कोर्ट में, तो ये उससे टकराया। वो दोनों बहनें हैं, उसके
प्रॉपर्टी कोई मैटर चल रहा था, उसको भी इसने अपने आप को हिंदू ही बताया कि ऐसे ऐसे, उससे भी इसने सगाई कर ली। जैसे मेरे को खाली घर में ले गए, इसी तरीके से इसने अपनी बीवी को, जब भी किसी लड़की का मैटर होता, अपनी बीवी को मार पीट के ये मेवात उसके गांव पहुंचा देता और पीछे से दिखाता कि देखो ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हारी लड़की सुखी रहेगी, मैं वकील हूँ, मेरा इतना किराया आता है, ये आता है। इसने उसके साथ भी ऐसा करा, लेकिन किसी न किसी तरीके से इसकी बीवी उस तक पहुंची, उसे सारी बात बताई और वो बहुत ही अच्छे तरीके से, उसकी किस्मत अच्छी थी, अपने आप को वो निकाल के ले गई। इसने उससे भी सगाई कर ली थी। उसने इसको गिफ्ट में, मतलब कि एज ए उसमें एंगेजमेंट में इसको गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट करा था। कहीं ना कहीं टॉर्चर भी करता था और सबको ये भी दिखाता था कि धर्म के प्रति बहुत बुरी तरीके से कहता था कि हिंदुओं की लड़कियों को तो डैश ये चाहिए, मुस्लिम्स लड़कों का इतना गंदा बोलता था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसकी बीवी भी कि हाँ ठीक है कि तू हिंदू है ना, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इस कर्म के मुसलमान बन, मतलब इतना इतना कि कोई पढ़ लिख कर कैसे कर सकता है। और पूरी कोर्ट को रिप्रेजेंट करता था कि देखो मैंने कैसे हिंदुओं की लड़की को अपना गुलाम बना रखा है, और देखो कैसे मेरे आगे पीछे नाचती है, और मेरी सारी हर जगह इसने मेरी इमेज खराब कर रखी है। आपको हाथ में चोट, पैर में किस तरीके से मारा? जब इसने सबसे पहले मेरे को मारा था, इसने जो पानी का जो पाइप के फिटिंग करने वाले पाइप होते हैं उससे मारा, ये यहाँ मेरी पूरी बॉडी नीली हो गई थी। उसके बाद फिर इसने जो कर्टेन्स की रॉड होती हैं स्टील की, उससे इसने मेरे यहाँ पे मारा बुरी तरीके से। फिर उसके बाद इसने मोटे डंडों से मारा। उसके बाद फिर लास्ट जो 18 अगस्त को इसने मेरे को मारा, वो राइफल से मारा, इतनी ज़ोर से वो मारा कि राइफल की बट टूट गई यहाँ पे पहली बार में लगते ही। और इसके ऑफिस का कैमरा चालू था उस दिन गलती से, और उस कैमरे की जो था, इसका एक भतीजा है, वो भी एडवोकेट है, उसका नाम है साजिद अली, वो बाहर देख रहा था गली में, लेकिन वो कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आता। और ये चीज़ मुझे इसके 20 बच्चों ने बताई कि मैडम इसके बच्चे देख रहे हैं, इसके भतीजे देख रहे हैं, तो कोई नहीं आता था हेल्प के लिए। वो जो राइफल है वो इनकी लाइसेंसी राइफल है इसकी, फिर या फिर वो एक तरीके से अवैध राइफल घर में रखी हुई, इसकी जानकारी है आपको क्या? ये इलीगल तरीके के सारे वेपन्स का भी काम करता है। अब ये मुझे नहीं पता कि लाइसेंस तो ऐसे इसके पास नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 302 का थाना भजनपुरा से मर्डर का मुकदमे का भी मुकदमा चल रहा है, तो इसके वो तो लाइसेंस इशू का तो मतलब ही नहीं है ना। इसके पास बहुत सारे इलीगल वेपन्स भी है, उनका भी काम करता है, ये असलों की तस्करी का भी काम करता है ये आदमी। कभी जैसे रात में आप लोग बैठते थे या फिर बातें, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि क्या इसके कनेक्शन कहीं बाहर से है कि भाई हिंदुस्तान में जो हिंदू लड़की हैं उनको फंसाओ, इस तरह की कोई फंडिंग का भी कुछ ऐसा मैटर शायद आपको पता हो तो? हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब ये सारा मैटर होता था तो सभी से कहता था कि हाँ देखो ये लड़की है, इसे मैंने मुसलमान बना दिया। और हाँ, इस बीच ये पता नहीं कोई कांधला में कोई इनके मौलाना है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो अबाउट हिज नेम, वहाँ पे भी गया था कि इसको ये कलमा पढ़वाना, ये करवाना और ये तबीज कराना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो कभी दिल्ली से बाहर आपको कहीं लेकर गया वो, जैसे कि कहीं दरगाह में, कहीं मौलवी के पास, कहीं इस तरीके की कि भाई चलो? हाँ, निज़ामुद्दीन दरगाह ये लेकर के गया था ज़बरदस्ती एक बार निज़ामुद्दीन। हाँ, तो वहाँ पर क्या आपने कुछ नहीं, जो भी नॉर्मल होता है मैं इसके साथ गई थी, वही जो इनके रिचुअल होते उसी तरीके से। मैम आप क्या कहेंगे, आज समय एक हिंदू परिवार की लड़की को लगातार टारगेट बना के इस तरीके से आप देख ही रहे हैं सामने जो बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया अभी भी हमारे बच्चियों के लिए अगर कोई कानून नहीं बनता ना तो बहुत शर्म की बात है। कोई ये पहली बच्ची नहीं है, ये कोई पहली लड़की नहीं है कि जो मतलब इतना बड़ा दर्द सह रही है। कितनी तो मर गई। ये तो इसने अच्छा हुआ कि इसने हिम्मत की और भैया को बुलाया, सबको बुलाया और हमें पता लगा। नहीं तो ये भी किसी ब्रेवकिस में मिलती, ये भी कहीं गंदे नाले में मिलती, कहीं समुद्र में मिलती, इसका भी पता नहीं लगता कहाँ गई। ये तो इसकी किस्मत अच्छी समझ लो। नहीं तो आप देख लो कितनी लड़कियां, निकिता तोमर, अंकिता, सब मर गई, सब मार दी गई और इनके जरिए मार दी गई। तो मैं यही चाहती हूँ कि इन कुत्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे जिहादियों को फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आती कि सरकार कहती है हम देख रहे हैं, है ना, कानून ये कर रहा है। अरे भाई, जब साबित हो गया, जब कातिल साबित हो गया कि इसने कत्ल किया, तो उसको फांसी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं ये चीजें होती? और कितनी बच्चियां ये बनेंगी, कितनी निकिता तोमर बनेंगी, मुझे ये बताएं। तो मैं आप लोगों से, आपके मतलब चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई प्लीज़
आप लोग सरकार से किसी तरह भी गुहार लगाइए कि कम से कम लव जिहाद वाला ये चक्कर बंद हो और जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं तो भैया आज ये कोई पहला और अकेला केस नहीं है, 50 क्या सैकड़ों लड़कियां इसकी बलि चढ़ी हैं। और इनका तो टारगेट है ना कि हिंदू लड़की मतलब इस धर्म अगर वो ब्राह्मण है तो इतने लाख, पंजाबन है तो इतने लाख, क्षत्रिय है तो इतने लाख। इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी पहचान छुपाकर, मतलब क्या बोलो, कितनी गंदी कौम, मतलब तुम्हें बोलूं मैं कि तुम अपनी पहचान छुपाकर तुम हिंदू नाम रखते हो लड़कियों को फंसाने के लिए। लानत है तुम पे। अगर तुम में अपना दम हो ना तो तुम अपने आप में रखो। फिर तुम मतलब अपना नाम गुड्डू रख रहे हो, तुम अपना नाम मनोज रख रहे हो, सुनील रख रहे हो। शेम ऑन यू। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। याद रखना, बुरा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता। सत्य पर शांत तो जरूर होता पर सत्य पराजित नहीं होता। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा, ये मेरी बात याद रखना। अब आपने क्या पुलिस से संपर्क किया इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, मैंने पुलिस से संपर्क करा। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के इसी 7 तारीख को निकली करकड़ूमा कोर्ट से। जैसे तैसे करके बस मैं निकलने का मौका देख रही थी और ज्योति नगर थाने पहुंची। फिर वहाँ से फिर ये कार्रवाई शुरू हो गई। क्या लगता है कि आपको जान का खतरा भी उस व्यक्ति से बिल्कुल है, हो नहीं रहा। आई एम डैम श्योर, मुझे भरोसा है, यकीन है कि जिस दिन वो बाहर आएगा वो मुझे सबसे पहले वो मेरे साथ कुछ भी गलत करेगा। हो सकता है वो मेरे साथ, मेरे पास शब्द नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और मार देगा मुझे, मेरी फैमिली को। और वो साफ कहता था कि 3 वो है महीने फरारी के और 9 महीने जेल के। साफ कहाँ है? कहता था। अभी कहाँ पर है? अभी वो जेल में है। आपके वाले मैटर में ही? हाँ जी, मेरे वाले मैटर में ही। अच्छा, पुलिस ने उसको अरेस्ट करके जेल हाँ जी, पुलिस ने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, भरोसा है, यकीन है कि जिस दिन वो बाहर निकलेगा उस दिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ना मेरी फैमिली को, ना मेरे भाइयों को। क्योंकि बिल्कुल ओपन चैलेंज करके कहता था सबके सामने, बीवी बच्चों सबके सामने कहता था कि 3 महीने फरारी के और 9 महीने जेल के, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इतना कॉन्फिडेंस था। क्यों? क्योंकि ये पूरी वकीलों की बार उसके साथ होती थी। इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, जबकि वो वकील भी नहीं, तब भी उसको कोर्ट में एज ए एडवोकेट रिप्रेजेंट होने दिया जा रहा था। कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो आपने वहाँ पे बार काउंसिल से कभी बात नहीं करी? मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने कंप्लेंट डाली थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इरशाद अली नाम हाँ जी, इरशाद अली खान उर्फ गुड्डू चौधरी। मैंने गड़कड़डूमा बार एसोसिएशन में भी मैंने कंप्लेंट डाली थी। तो आप देख सकते हैं गुड्डू चौधरी, इरशाद अली गुड्डू चौधरी बनके किस तरीके से इन महिला को उसने फंसाया ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार को गुमराह किया। शादी कर ली लेकिन प्रताड़ना इतनी करी कि हाथ और पैरों में चोट है। और आज डर डर कर बहते आंसुओं के साथ ये अपनी दिले दास्ता बता रही है। और अब देखना ही होगा कि आखिर सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाएगी और पुलिस प्रशासन इस पर किस तरीके से इस बिटिया को न्याय दिलाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।